नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। यूक्रेन युद्ध में शामिल हो गया है बेलारूस। बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ रही है सेना। नागरिकों के लिए यूएस की एडवाइजरी। बेलारूस से तुरंत निकले यूएस के नागरिक, ये अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। बेलारूस पर हमला कर सकता है यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है। तो यूक्रेन के पास परमाणु बम तो नहीं है, लेकिन रूस में हुआ है परमाणु बम जैसा ही धमाका। यूक्रेन ने यह धमाका बेहद छोटे से ड्रोन से किया है। 8 दिनों के भीतर यूक्रेन ने दूसरी बार रूस के ओरियोल तेल डिपो पर हमला किया। तेल के भंडार से ड्रोन की चिंगारी छूटते ही ऐसा धमाका हुआ जैसे न्यूक्लियर हथियार से होता है। 72 घंटे से यूक्रेन लगातार रूस में ड्रोन हमले कर रहा है और दुनिया को आधुनिक एयर डिफेंस बेचने वाला रूस लाचार है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने हथियारों की कमी के बीच ऑपरेशन त्रिकोण शुरू किया है, जिसके तहत महज 3 तरह की शक्तियों से रूस को दहलाने का प्लान है। $500 किलो या 1000 किलो का बम नहीं, स्कैंडर या जिरकॉन जैसी मिसाइल भी नहीं। रूस ने कीव को जलाने के लिए महंगी और ताकतवर मिसाइलों का तूफानी हमला किया। लेकिन यूक्रेन बस छोटे छोटे ड्रोन से रूस में लगातार तबाही ला रहा है। एक हफ्ते पहले ही रूस के ओरियोल में तेल डिपो में धमाका हुआ था और 22 दिसंबर को एक बार फिर यूक्रेन इसी तेल डिपो को जलाने में कामयाब हो गया। ओरियोल में 14 दिसंबर को हमला हुआ था और उसके बाद फिर 22 दिसंबर को यहां ज्वालामुखी जैसा ब्लास्ट हुआ। रात के अंधेरे में आग बेहद भयावह नजर आई। ओरियोल में हमले के बाद ही जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए थे। एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई थी। ड्रोन के जैमर लगा दिए गए थे। 20 ड्रोन गिरा भी दिए गए, लेकिन तेल डिपो नहीं बचाया जा सका। कजान में जलती हुई इस इमारत से भी पूरी दुनिया में रूस की साख पर सवाल उठे, क्योंकि इस हमले ने दुनिया को 9/11 की याद दिलाई थी। रोस्तोव में हमला, फिर कुर्स्क में हमला, बेलगोरोद में हमला, हमले का सिलसिला जारी है। रूस के नुकसान का दायरा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन पुतिन की तिलमिलाहट हर हमले के साथ बढ़ती जा रही है। दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दुनिया को एयर डिफेंस बेचने वाला रूस इतना लाचार क्यों है। यूक्रेन ने सिर्फ 2 साल में S-400 को मात देने वाले ड्रोन बना लिए। सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश यूक्रेनी ड्रोन को क्यों नहीं रोक पा रहा। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का संहार हो रहा है। डोनेस्क में भी यूक्रेनी फौज लगातार पीछे हट रही है, लेकिन फिर ज़ेलेंस्की झुकने की जगह रूस को गहरे जख्म दे रहे हैं। इसकी वजह है ज़ेलेंस्की का नया प्लान, जो उन्होंने यूक्रेन की मौजूदा ताकत के आधार पर किया है। रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की के इस प्लान का नाम है ट्रायंगल, यानी त्रिकोण। यह ज़ेलेंस्की के शातिर दिमाग से निकला एक ऐसा त्रिकोण है जो रूस को 3 मोर्चे पर उलझाने वाला है। और ज़ेलेंस्की की त्रिकोण वाली रणनीति के सबसे अहम योद्धा रहने वाले हैं ऐसे ड्रोन। यूक्रेन के पास इस वक्त हथियारों की भारी किल्लत है।
ना एयर डिफेंस की मिसाइलें हैं, ना आर्टिलरी के लिए गोला बारूद। लेकिन मुश्किल हालात में यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बना है ड्रोन। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसके लिए ना तो यूक्रेन को भारी भरकम हथियार की जरूरत पड़ रही है और ना ही सैकड़ों सैनिकों की। ज़ेलेंस्की ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें यूक्रेनी सैनिकों को बिना खतरे में डाले मिशन पूरा किया जा रहा है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के त्रिकोण मिशन में सिर्फ 3 तरह की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें पहला ड्रोन है, दूसरा ड्रोन चलाने के एक्सपर्ट और तीसरा इस मिशन का कमांड सेंटर। कमांड सेंटर से रूस के भीतर के टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं। ड्रोन एक्सपर्ट हमले कर रहे हैं और फिक्स्ड विंग ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो यूक्रेन के ड्रोन प्रहार से रूस में हाहाकार है। मौजूदा दौर में यूक्रेन सिर्फ 2 हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक अमेरिकी अटैक MS मिसाइलें हैं जिससे कुर्स्क पर हमले हो रहे हैं, और दूसरा हथियार कामिकाज़े ड्रोन है जिससे रूस के कई इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन का इस्तेमाल भी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की तरह यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन ने कजान में हमला किया जो यूक्रेनी सीमा से 1300 किलोमीटर दूर है, जबकि ओरियोल 350 किलोमीटर दूर है। हथियारों की भारी किल्लत के बीच यूक्रेन की ड्रोन शक्ति ने रूस को लाचार बनाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन का EUT ड्रोन बेहद घातक है क्योंकि यह 75 किलो तक विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा UJ-26 बीवर ड्रोन से भी यूक्रेन हमला कर रहा है। यह ड्रोन भी 20 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यह ड्रोन 1000 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकता है। यूक्रेन के पास इस वक्त कई लॉन्ग रेंज ड्रोन हैं। UJ-22 ड्रोन 20 किलोग्राम विस्फोटक के साथ उड़ सकता है और इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। यूक्रेन UJ-25 स्काईलाइन ड्रोन से भी हमले कर रहा है। जेट इंजन वाला यह ड्रोन बेहद तेज रफ्तार से 10 किलो विस्फोटक के साथ 1000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। यूक्रेन की कमजोरी ही ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई है। और रूस की मजबूती ही उसके लिए कमजोरी साबित हो रही है। कैसे, ये समझिए। रूस ने बड़े और घातक हथियार बनाए। रूस की एयर डिफेंस बड़ी बड़ी मिसाइलों को गिरा सकती है, लेकिन यूक्रेन ने कम खर्च और दूसरे देशों की तकनीक लेकर अपना ड्रोन डेवलप किया है। यूक्रेन के कुछ ड्रोन में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं। सस्ते ड्रोन से यूक्रेन एक साथ 25 से अधिक हमले एक साथ कर सकता है। यही वजह है कि यूक्रेनी ड्रोन को रूस के शक्तिशाली रडार पकड़ नहीं पा रहे हैं। रूस के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने कभी जोड़ तोड़ वाले हथियारों से मुकाबले पर ध्यान ही नहीं दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी बॉर्डर के करीब ड्रोन कमांड सेंटर बनाए गए हैं। फूड पैकेट और पानी के टैंकर में ड्रोन छिपाकर लाए जा रहे हैं। ड्रोन के हिस्सों को अलग अलग करके बॉर्डर तक लाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन त्रिकोण में 3 तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वही 3 तरह के टारगेट को भी चुना गया है। पहला टारगेट ऑयल डिपो है, दूसरा टारगेट गैस स्टेशन है, तीसरा टारगेट हथियार फैक्ट्री है। यूक्रेन बॉर्डर से 1300 किलोमीटर दूर हमला करने में यूक्रेन एक बार फिर कामयाब हुआ और इस बार बारूद बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया।
कुप्यांस्क में भी ड्रोन शक्ति से यूक्रेन ने रूस के काफिले पर हमला किया। इस काफिले में 2 टैंक और 3 आर्मर्ड व्हीकल थे। कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर भी लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। वॉर जोन में चीन से मिले सैन्य वाहनों और नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को भस्म करने में ड्रोन ही सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के खिलाफ उत्तरी मोर्चा खुला। बेलारूस से यूक्रेन में रूसी सैनिक घुसे। रूसी सेना के वाहनों पर ओ का निशान। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में नया मोड़ आ गया है। इस जंग में पुतिन ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव को यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ओ कहा जा रहा है, जिसका मकसद 31 दिसंबर तक यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को हटाकर अपनी कठपुतली बैठाना है। लेकिन ऑपरेशन के तहत पुतिन ने अपनी रणनीति में ऐसा क्या बदलाव लाया है जिससे जंग में रूस की आक्रामकता बढ़ी है, और जंग में विजयी बढ़त के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है वो है क्या? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। उत्तर पूर्व, पूर्व और पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन, ये वो क्षेत्र है जहां क्रेमलिन अपना प्रभाव चाहता है। ज़ेलेंस्की के नेटो की तरफ बढ़े कदमों के बाद पुतिन ने इस क्षेत्र में स्वायत्त सत्ता के लिए संघर्ष शुरू किया, और ये संघर्ष दुनिया के लिए एक ऐसा केंद्र बन गया जिसे महाविनाशकारी युद्ध की ज्वाला मान लिया गया है। और ये मान लेना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस जंग में रूस की प्रत्यक्ष एंट्री है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो की रूस के खिलाफ सहयोग वाली भूमिका है। अमेरिका और पश्चिम की इसी भूमिका ने रूस को और उकसाया है। लेकिन इससे पहले कि जंग सच में तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए, पुतिन ने बारूद बंदी का प्लान एक्टिव कर दिया है। ऑपरेशन ओ एक्टिवेट, पुतिन ने तय किए टारगेट। अब पुतिन के टारगेट पर कौन से क्षेत्र हैं, भविष्य की स्थिति के लिए क्या योजनाएं हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले उन हालात को जान लीजिए जिसे ऑपरेशन ओ की पृष्ठभूमि में रखना चाहते हैं। रूस की आर्थिक राजधानी कजान पर यूक्रेनी ड्रोन के हमले आम बात नहीं है, बल्कि ये युद्ध को नई दिशा देने वाले हमले हैं। हालांकि इसके पहले भी यूक्रेनी बारूद लॉन्ग रेंज हथियार के साथ रूस पर गिरा है, लेकिन रूस के रिहायशी क्षेत्रों पर ऐसे टारगेटेड अटैक नहीं हुए थे। इसलिए यूक्रेनी हमलों के बाद पुतिन ने इस जंग को अंतिम रूप देने का मन बना लिया है, जिसका प्रमाण है पुतिन की प्रतिशोध लेने की शपथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन की गलती है। यूक्रेनी ड्रोन से हुए हमलों का हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। यूक्रेन को कई गुना ज्यादा विनाश का सामना करना पड़ेगा। और इसी शपथ के साथ रूस का ऑपरेशन ओ शुरू हो गया है, जिसमें 31 दिसंबर तक डोनेट्स्क पर रूस का झंडा लहराने का प्रण है। अब ऑपरेशन ओ क्या है, इसकी पृष्ठभूमि भी जान लीजिए। पहले यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में रूसी फोर्स की गाड़ियों में Z लिखा था। ये रूस की ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का सिंबल है, जिसे रेड फ्लैग माना जाता है। और अब रूस की गाड़ियों पर O लिखा है, और ये सिंबल बेलारूस में तैनात रूसी सेना का है, जिसका मतलब है यूक्रेन का उत्तरी मोर्चा एक्टिव हो चुका है।
लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि रूस ने उत्तर पूर्वी, पूर्वी और पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में अंतिम जंग के लिए बारूदी मोर्चे खोले हैं, बल्कि बेलारूस में तैनात रूसी फोर्स अगर यूक्रेन के वॉर जोन में उतर रही है तो इसका एक मतलब ये भी है कि यूक्रेन को अब ऐसे साइबर हमले झेलने पड़ेंगे जिसमें आधिकारिक रूप से यूक्रेन कई क्षेत्रों को खो देगा, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। 19 दिसंबर को यूक्रेन के सेंट्रल रजिस्ट्री सेंटर पर बड़े साइबर हमले हुए हैं। यूक्रेनी सेंट्रल रजिस्टर सेंटर पर हुए साइबर अटैक में कई रजिस्ट्रियां हटा दी गई। यानी स्टेट सिटीजन की स्थिति जिन रजिस्ट्रियों से पता चलती है उन्हें मिटा दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा रूस को होगा क्योंकि रूस इसे नो मेंस लैंड घोषित करेगा। साइबर अटैक हमलों के बाद ही यूक्रेन में नए सिरे से सैन्य ऑपरेशन ओ लॉन्च किया गया है और दावा है कि इस ऑपरेशन के तहत जो सेना उतरी है उन्हें 31 दिसंबर का टास्क क्षेत्रवार बांटा गया है, जिन्हें उन क्षेत्रों में बढ़त बनाकर बैठे लोकल बैटल ग्रुप मदद करेंगे। लेकिन कौन से हैं वो क्षेत्र, कौन से हैं वो बैटल ग्रुप, इसे भी जान लीजिए। और इस समय रूस ने अपनी नई रणनीति के तहत जिन क्षेत्रों को टारगेट किया है वो निप्रो, ज़ैपोरिज़िया, डोनेस्क, सुमी, खार्किव, खरसोन और पोक्रोवर्स्क हैं, जिसमें कीव को टारगेट करते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र से रूस की नई सेना दाखिल हो चुकी है, जबकि बाकी जगहों पर रूसी फोर्स स्थानीय बैटल ग्रुप के साथ मिलकर लगातार यूक्रेनी फोर्स को पीछे धकेल रहे हैं। इनमें सेंट्र बैटल ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव भूमिका में है, जिसने डोनेस्क के 7 क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, और ये 7 क्षेत्र रूस के लिए बेहद अहम साबित हो रहे हैं। इसके अलावा सेवेर बैटल ग्रुप भी खरसोन क्षेत्र में यूक्रेनी फोर्स के खिलाफ बढ़त बनाए हुए है। उन्होंने खरसोन के 3 इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए। वही युग बैटल ग्रुप भी डोनेस्क में अपनी एक्टिव भूमिका निभा रहा है। इस ग्रुप ने भी 7 अलग अलग क्षेत्रों पर यूक्रेनी सेना को हराकर अजेय रणनीतिक बढ़त बना ली है। बार वोस्तोक बैटल ग्रुप की बात करें तो रूस के इन लड़ाकों ने डोनेस्क के 3 क्षेत्र और एक ज़ैपोरिज़िया के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसकी वजह से रूस को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। ठीक ऐसे ही जैपेड बैटल ग्रुप ने खरसोन के 4 इलाकों में यूक्रेनी फोर्स को हरा दिया है, जबकि डोनेस्क के 2 इलाके इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं, और दावा है कि इस जंग में यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। अब ऑपरेशन ओ के तहत रूस के राष्ट्रपति पुतिन का प्लान क्या है, ये रिलीज किए गए वीडियो से पता चलता है। यह वीडियो यूक्रेन के उस क्षेत्र का है जहां यूक्रेनी फोर्स तैनात है, लेकिन रूस के Mi-28NM लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने उन पर बारूदी कहर बरपा दिया। इस हमले में यूक्रेन को भारी मात्रा में सैन्य संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है। ये तस्वीर कोरोखोव की दिशा में आगे बढ़ते रूसी सैनिकों की है। ये फोर्स की 114वीं ब्रिगेड के सैनिक हैं, जिन्होंने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की पोजीशन पर डायरेक्ट अटैक किया है। इस हमले में रूसी सेना ने इन्फेंट्री के लिए बनाए गए पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम का इस्तेमाल किया है। यह वीडियो रूस की गोज़ेडिका हॉवित्ज़र ग्रुप का है। इस ग्रुप ने यूक्रेन के उस एरिया को टारगेट किया जो AFU के लिए मोर्टार और UAV का सबसे अहम लॉन्च पैड था, लेकिन अब वो नष्ट हो चुका है। ये वीडियो चासोव यार का है, जो बताता है कि रूसी सैनिकों का डर खत्म हो चुका है। तस्वीरें बताती हैं कि सैनिक कोई भी हमले रोकने से पीछे नहीं हटेंगे। इस ड्रोन में सैनिक पहले ड्रोन देखकर भागा जरूर, लेकिन फिर उसे मुक्के मारकर गिराने की कोशिश की। यानी ऑपरेशन ओ को क्रेमलिन ने बहुत सोच समझकर एक्टिवेट किया है, जिसका मकसद है कीव पर ऐसी चढ़ाई कि ज़ेलेंस्की भी कीव छोड़ने पर मजबूर हो जाए, और बेलारूस में तैनात रूसी सेना का यूक्रेन में उतरना इसकी पुष्टि करता है। हालांकि ऑपरेशन ओ का एक मकसद और है। मकसद यह है कि लंबे समय से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सैनिक थक चुके हैं, इसलिए ऊर्जावान नए सैनिकों को युद्ध भूमि में उतारा जाए ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और पुराने सैनिक रिचार्ज हो जाएं। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि रूस की नई सेना नॉर्थ कोरिया और ईरान के हथियार चलाने में माहिर हो चुकी है, जिनका इस्तेमाल अब यूक्रेन के रण क्षेत्र में अंतिम चरण के तौर पर किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल रूस की नई सेना की नजर उत्तर पूर्व,
पूर्व और पूर्व दक्षिणी क्षेत्र पर है, लेकिन क्रेमलिन की रणनीति के तहत पुतिन की निगाह कीव पर है, जहां से ज़ेलेंस्की को बेदखल करके अपनी कठपुतली को वो बैठाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि यूक्रेनी फोर्स सरेंडर कर देगी, वो सामना कर रही है। ये तस्वीर युद्ध भूमि की है, जिसमें एक सैनिक अपने साथी की राइफल लेकर उसे छोड़ देता है और यूक्रेनी ड्रोन उस साथी को मार देता है। इसके अलावा यूक्रेन का दावा है कि खार्किव में रूसी फोर्स ने रूस के 52 ड्रोन हवा में न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, जबकि एक और दावे में रूस के बड़े हमले में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का दावा किया जाता है। हालांकि इसमें 10 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। इसका मतलब यह है कि पुतिन ताबड़तोड़ हमले करके ज़ेलेंस्की का हौसला तोड़ रहे हैं, जिसे कजान का प्रतिशोध नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में रूसी सेना की सुरंग नष्ट, यूक्रेनी ड्रोन से ग्रेनेड गिराकर धमाका, रूस के कई सैनिकों की मौत का दावा। बस कुछ दिन और फिर यूक्रेन का सरेंडर तय। रूस ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें 31 दिसंबर तक यूक्रेन मिशन को पूरा करने की लिमिट तय कर दी है। लेकिन नेटो की बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन के बाद भी रुकने वाले नहीं है। क्रेमलिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं, इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। इसका सीधा मतलब है ट्रंप की ताजपोशी से पहले रूस यूरोप में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसमें उसके टारगेट पर नेटो देश हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर नेटो पलटवार करता है तो रूस क्या परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है? यानी यूरोप एक बड़े संकट में घिर चुका है, जिसके केंद्र में पुतिन है, जिनके फरमान पर यूरोप विनाश की शुरुआत हो सकती है। दिसंबर तक यूक्रेन का खात्मा। फिर एक्टिव होगा पुतिन का प्लान USSR। और पूरा यूरोप में आएगी जबरदस्त तबाही, जो कभी भी एटमी जलजले में बदल सकती है। और पुतिन ने अपनी ताकत दिखाई है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। रूस ने S-500 का टेस्ट किया है, जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। नेटो की बेचैनी बढ़ गई है कि अब रूस किस देश पर सबसे पहले हमला कर सकता है। यह उसी टेस्ट का वीडियो है जिसका परीक्षण कापुत्सिन यार्स मिसाइल टेस्ट साइट पर किया गया। S-500 युद्ध में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसको लेकर रूस ने फुल स्केल परीक्षण किया। इस एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत जान लीजिए। 13 मैक यानी करीब 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला यह डिफेंस सिस्टम अचूक है, यानी किसी भी मिसाइल और ड्रोन को इसे भेद पाना नामुमकिन है। इस पर लगा हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड बेहद सटीक हमले करता है। CHGB ईगल सिस्टम हाई ऑल्टीट्यूड पर भी मिसाइल को नष्ट कर सकता है। सिर्फ S-500 ही नहीं, बल्कि यार्स और सरमत के सहारे रूस दुनिया में हाहाकार मचाने को तैयार है। जिसके बाद पश्चिमी देशों को रूस ने चेतावनी दी है। अगर नेटो यूक्रेन को सैन्य मदद देता रहा तो यूरोप से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक कभी भी हो सकती है। यानी रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जिसमें पुतिन का पहला मिशन है कि यूक्रेन का खात्मा, उसके बाद बाल्टिक देशों पर कब्जा।
रूस के आक्रोश को देखकर नेटो देश परेशानी में आ गए। घबराहट इस कदर है कि नेटो में भी फूट पड़ने लगी है। जहां स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको ने रूस का दौरा किया, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिससे गैस पाइपलाइन के ट्रांजिट रूट को बदलने पर चर्चा हुई, जबकि हंगरी पहले ही रूस के पक्ष में आ चुका है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन रूस का दौरा भी कर चुके हैं। यानी यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर नेटो में संतुलन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो नेटो खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा था वो अब बचने लगा है। दरअसल इसके पीछे की वजह ट्रंप के हाथ में अमेरिका की कमान आ जाना है। अभी एक दिन पहले बाइडेन ने यूक्रेन को आखिरी सैन्य मदद का ऐलान किया, लेकिन ट्रंप मदद करेंगे इसका भरोसा नहीं, क्योंकि पुतिन को यह समझ आ चुका है कि ट्रंप नेटो और दूसरे देशों की लड़ाई में अमेरिका को नहीं झोंकने वाले। और इसी मौके का फायदा रूस उठा सकता है। जब वो पहले यूक्रेन को भस्म करेगा, फिर बाल्टिक देशों की तरफ हमले की तरफ बढ़ सकता है। और बाल्टिक देशों ने हमला रोकने के लिए 7 लेयर का सुरक्षा चक्र बनाया है। पहली लेयर टी शेप्ड ट्रेंच की है, यानी गहरी खाई बॉर्डर पर बनाई गई। दूसरी लेयर ड्रैगन टीथ बैरियर्स की है। ये कई फीट ऊंचे नुकीले पत्थर होते हैं जिन्हें टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल रोकने के लिए लगाया जाता है। तीसरी लेयर में लैंड माइंस फील्ड बनाया गया है, जिसमें फंसकर विस्फोट से टैंक और सैनिक उड़ जाएं। चौथी लेयर में अंडरग्राउंड बंकर बनाए गए हैं, जहां बाल्टिक देशों के सैनिक रूस के हमलों से बच सकते हैं। पांचवी लेयर में मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए, जबकि छठी लेयर टैंक बटालियन की है, जो सीधे हमले के लिए तैयार है। सातवीं लेयर पर नेटो मिलिट्री बेस है। इसी जगह पर सैनिक और हथियार गोदाम है। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो रूस को फिर से यूएसएसआर बनाना चाहते हैं, जिसमें कोल्ड वॉर के वक्त अलग हुए देशों को फिर से मिलाया जा सके। इसलिए क्रेमलिन ने एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। उसके बाद पोलैंड और आगे नॉर्डिक देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क टारगेट पर है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में स्थिति बेकाबू हो सकती है। यही वजह है नेटो यूक्रेन को लगातार मदद देकर उसे युद्ध में बनाए रखना चाहता है, जिससे पुतिन का प्लान यूएसएसआर फेल हो सके। लेकिन पुतिन की जिद है कि रूसी साम्राज्य का पुनर्गठन हो, जिससे यूरोप में रूस की बादशाहत फिर लौट सके। इस बीच यूक्रेन ने मानवाधिकार मामलों के प्रमुख ओलेक्सेंडर मारविक ने रूस के बढ़ते हुए खतरे पर कहा है, विश्व व्यवस्था ध्वस्त होने लगी है और यूरोप तभी तक सुरक्षित है जब तक कीव रूस के खिलाफ युद्ध जारी रखता है। यही वजह है कि नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, जिससे युद्ध लंबा खिंच सके और दूसरे नेटो देश सुरक्षित रहे। लेकिन जिस तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि नए साल से पहले बड़ा खेल होने वाला है। इसके लिए रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। ओरेश्निक मिसाइल भी लॉन्चिंग साइट पर लगा दी है, जबकि S-500 का टेस्ट करके अपने डिफेंस को मजबूत किया है। जबकि ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। आर्कटिक में मौजूद सीक्रेट न्यूक्लियर लैब पूरी तरह एक्टिव है। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ईरान से हथियार सैनिक पहुंच रहे हैं, जबकि खबर है कि चीन भी सीक्रेटली मदद कर रहा है। यानी एक खौफनाक ब्लूप्रिंट पर पुतिन काम कर रहे हैं, जो यूरोप में तबाही लेकर आ सकता है। अब इस सब के बीच ट्रंप का रुख क्या रहने वाला है, इस पर सबकी नजर है। अगर ट्रंप ने बाइडेन फॉर्मूले पर काम किया तो यूरोप में महाविनाश कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुतिन एटमी धमकी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, कुर्स्क में रूसी काफिले पर ड्रोन हमला हुआ है। कुर्स्क में रूसी सेना के 2 टैंक भस्म हो गए। आर्मर्ड व्हीकल और हवित्जर भी नष्ट।
तो 48 घंटे पहले अमेरिका ने हूती पर बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में हूती के मिसाइल ठिकाने और हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। लेकिन अब जो दावा हूती ने किया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। दावा है कि हूती ने एयर स्ट्राइक में शामिल F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। इसे अमेरिका के लिए हूती की दूसरी सबसे बड़ी चोट माना जा रहा है। उधर हूती के दावों के बीच अमेरिका और इजरायल ने उसके खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। सवाल है कि क्या अब हूती का हाल भी हमास और हिजबुल्लाह जैसा होगा? क्या अरब वॉर का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में मौजूद हमास और लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह, ये ईरान के वो प्रॉक्सी थे जिसने बीते 5 सालों में इजराइल को सबसे ज्यादा जख्म दिए। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की सेना खामनेई के इस प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ चुकी। ईरानी प्रॉक्सी आज बेहद कमजोर हो चुके हैं। लेकिन इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूती अब तक भी खड़ा है, निडर, बेखौफ। मगर अब अमेरिका और इजराइल हूती के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, जो न सिर्फ हूती के पूरे संगठन को तबाह कर देगा, बल्कि यमन को भी गाजा और लेबनान की तरह खंडर बना देगा। हूती के खिलाफ ऑपरेशन का संकेत किसी और ने नहीं, बल्कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है। नेतन्याहू का यह बयान अमेरिकी फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट की जल समाधि के बाद आया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में नजर आ रहा यह अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट है, जो बहुत तेजी से नीले समंदर में आ गिरता है। दावा है कि यह फाइटर जेट शनिवार को हूती के ठिकानों पर बमबारी कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान लाल सागर में क्रैश होगी। हालांकि फाइटर जेट में मौजूद दोनों पायलट वक्त पर बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस फाइटर जेट के क्रैश होने के 2 अलग अलग दावे हैं। अमेरिका का दावा है कि यूएस फ्रिगेट ने गलती से अपने ही फाइटर जेट पर मिसाइल दाग दी। वहीं हूती का दावा है कि अमेरिकी फाइटर जेट हूती की मिसाइल से टकराकर क्रैश हो गई। दरअसल बीते 1 हफ्ते से हूती जहां इजराइल पर मिसाइल वर्षा कर रहा है, वहीं अमेरिका और ब्रिटेन लगातार यमन पर बमबारी कर रहे हैं। शनिवार के दिन भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने हूती के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। ये फाइटर जेट भी इस ऑपरेशन में शामिल था। अमेरिका की माने तो जिस फ्रिगेट ने फाइटर जेट पर मिसाइल दागी उसका नाम USS गेटिसबर्ग है। ये USS हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। अमेरिका का दावा है कि डिस्ट्रॉयर ने हूती के कई ड्रोन और एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को तबाह किया था। इस दौरान गलती से अमेरिकी F-18 फाइटर जेट पर मिसाइल फायर कर दी। इधर अमेरिका जहां F-18 के क्रैश होने को उसी के डिस्ट्रॉयर की भूल बता रहा है, वहीं हूती इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने F-18 को तबाह करने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, टारगेट के बाद अमेरिकी युद्धपोत लाल सागर में उत्तर की तरफ चला गया, जिसके बाद हमने 8 क्रूज मिसाइलें और 17 ड्रोन दागे। हमने इस अभियान में एक F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। ऐसा पहली बार नहीं है जब हूती ने लाल सागर में अमेरिका को बड़ा जख्म दिया। इससे पहले हूती समंदर के इसी हिस्से में अमेरिका की शान USS अब्राहम लिंकन को क्षतिग्रस्त कर चुका है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब अमेरिका हूती के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में। अमेरिका ने हूती के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया है। इसकी वजह लाल सागर में बढ़ती हूती के हमले,
जिसकी वजह से मालवाहक कंपनियां इस इलाके से अपने जहाज भेजने से कतरा रही हैं। जंग शुरू होने के बाद से लाल सागर से निकलने वाले व्यावसायिक जहाजों की संख्या में 56% की कमी आई है। अमेरिका भले हूती के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है, लेकिन हूती अपने फैसले पर अड़िग है। वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सीधी जंग में उतरने का मन बना चुका है, साथ ही अपने दोनों दुश्मनों को खुली धमकी दे रहा है। हूती के जनरल मोहम्मद नासिर अल अतीफी ने अपने बयान में कहा, हमारे पास तुम्हारी तबाही का हर हथियार मौजूद है। हम युद्धपोत और पनडुब्बियों को डुबाने में सक्षम हैं। लाल सागर दुश्मन का कब्रिस्तान बन जाएगा। हूती की धमकी से साफ है कि वो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के खिलाफ सीधी जंग लड़ने की धमकी दे रहा है। सवाल है कि हूती के इस अति आत्मविश्वास की वजह क्या है? हूती के इन हौसलों का कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को माना जा रहा है। दरअसल सीरिया में असद शासन समाप्त हो चुका है, जिसके साथ ही अरब में रूस का प्रभाव भी खत्म हो रहा है। फिलहाल रूस अरब में अपनी जमीन तलाश रहा है। माना जा रहा है कि रूस यमन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है ताकि हूती और यमन के जरिए अरब में अपने प्रभाव को कायम रख सके। साथ है कि अगर अमेरिका और इजराइल को अरब में अपना एक छत्र राज्य कायम करना है तो उसे हूती को खत्म करना होगा, जिसकी तैयारी दोनों मुल्क कर भी चुके हैं। यानी आने वाले दिनों में अरब का यह हिस्सा युद्ध की भीषण आग में झुलस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में इजराइल की बमबारी से ईरान पहले से ही गुस्से में था। अब हूती ठिकानों पर हमले के बाद खामनेई का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है, क्योंकि ईरान लगातार ईरानी प्रॉक्सी गुटों को हथियार देता रहा है। इसलिए हूती ठिकानों पर हमले से ईरान के हथियार भी नष्ट हुए। अब ईरान ने बदला लेने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आखिर कब ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। हूती पर इजराइल के हमलों से ईरान की बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं इजराइल हमला न कर दे, इसलिए ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी में। ईरान ने इसके लिए दिन भी चुन लिया है। इसके लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि अगले 48 घंटे के भीतर इजराइल पर बड़े हमले की आशंका तेज हो गई है। ईरान 25 दिसंबर को इजराइल पर हमला कर सकता है, क्योंकि 25 दिसंबर को यहूदियों का पर्व हनुका पड़ता है। यानी खुशियों के जश्न में ईरान तबाही का जलजला ला सकता है। दरअसल ईरान 2 वजहों से घबराया हुआ है, क्योंकि सीरिया यमन के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने टारगेट फिक्स कर लिया है और वो टारगेट ईरान हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे 2 बड़ी वजहें। पहली वजह है मोसाद चीफ की चेतावनी, दूसरी वजह है प्रॉक्सी गुटों की मदद रोकना। पहले मोसाद चीफ डेविड बर्नियर ने क्या धमकी दी है वो समझिए। मोसाद चीफ डेविड ने कहा है, सिर्फ हूती पर हमला काफी नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा, हूती की मदद करने वालों को रोकना होगा। यानी इजराइल के टारगेट पर वो देश है जो हूती को लगातार मदद कर रहा है, और वो देश है ईरान, जिससे मिली मिसाइलों से हिजबुल्लाह और हूती इजराइल पर बड़े हमले कर रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान एटमी टेस्ट भी कर सकता है। दरअसल वो एटमी टेस्ट करके अमेरिका और इजराइल को अपनी परमाणु ताकत दिखाना चाहता है।
जिससे इजराइल हमला करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाए। यानी ईरान पर हमला करने का मतलब है कि अरब में एटमी जल जला, क्योंकि खामनेई पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसमें परमाणु हथियार भी विकल्प हो सकता है। इस बीच मिस्र ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि इजराइल में आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए हनुका पर इजराइल जाने से बचें। इस एडवाइजरी को मोसाद ईरान के हमले का संकेत मानकर चल रहा है, क्योंकि हनुका पर ईरान हमला करके हिजबुल्लाह और हमास का बदला ले सकता है। वैसे भी ईरान सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस और यमन में हूती ठिकानों पर हमले से तमतमाया हुआ है। ऐसे में इजराइल पर बड़े हमले की आशंका है, जबकि ईरान को भी हमले का डर है। इसलिए उसने एनर्जी सेक्टर, सैन्य और परमाणु ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। यानी अगले 48 घंटे अरब में बड़ी तबाही की दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। उधर गाजा के खिलाफ इजराइल की जंग एक बदले के रूप में शुरू हुई थी। टारगेट थे हमास के लड़ाके, जिन्होंने इजरायली नागरिकों पर हमला किया था, लेकिन बदले की कार्रवाई में इजरायली फोर्स ने पूरा गाजा तबाह कर दिया। और अब तबाह हुई इस जमीन को इजराइल नए नए हथियारों की टेस्टिंग साइट बना रहा है। लेकिन इसके पीछे नेतन्याहू का मकसद क्या है? क्या यह कोई रणनीति है या फिर कोई ख्वाहिश? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल का हथियार टेस्ट, गाजा बना परीक्षण केंद्र। हमास के खात्मे के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन गाजा अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले हमास के लड़ाके और लीडर्स टारगेट बनाए गए, फिर लेबनान की एंट्री होते ही आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की तरफ कदम बढ़ाए और अब अल-कस्साम ब्रिगेड को रणनीतिक टारगेट बनाकर इजराइल ने अपने एक ऐसे मिशन पर काम शुरू कर दिया है जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल देगा। ये मिशन है ग्रेटर इजराइल। इस मकसद को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी कमर कस ली है और अभियान जमीन पर शुरू भी हो चुका है। लेकिन कुछ बदलावों के साथ। ये बदलाव है गाजा पर संपूर्ण कब्जा, जिसमें वहां रहने वाले नागरिकों को भी इजराइल फोर्स खत्म करने पर आमादा है। और इसका प्रमाण है ऐसे हथियार जिनके इस्तेमाल की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये हथियार हैं वेपोराइजर बम, ग्लाइड बम और आत्मघाती विनाशक ड्रोन। इन हथियारों का खुलासा गाजा के मौजूदा जिम्मेदार अधिकारियों ने किया है और इससे जुड़े वीडियो भी जारी किए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? क्या नेतन्याहू गाजा को नो मैन्स लैंड जोन बनाकर ही दम लेंगे? इन सवालों के जवाब आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि इस जवाब की बुनियाद है ग्रेटर इजराइल। मिडिल ईस्ट के थिंक टैंक्स का दावा है कि इजराइल ने गाजा को नए हथियारों की टेस्टिंग साइट बनाया है। कुछ प्रतिबंधित हथियारों को भी गाजा पर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इजरायली फोर्स आम नागरिकों पर इन हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। यानी आईडीएफ की गाजा में जारी कार्रवाई युद्ध के नियमों के खिलाफ हो रही है, जिसमें पूरा गाजा वॉर जोन बन चुका है। बतौर सबूत कुछ विजुअल जारी किए गए। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि आईडीएफ ने बेतलाहिया में अपना ऑपरेशन पूरा कर लिया है और अब वो बेत हनौन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर दक्षिणी गाजा से जारी की गई है, जिसमें दावा है कि खान यूनिस के मवासी क्षेत्र में विस्थापित नागरिकों के लिए शिविर को भी आईडीएफ ने नहीं बख्शा। उन पर टारगेटेड हमले किए गए हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। ये तस्वीर भी उत्तरी गाजा की बताई जा रही है, जिसमें दावा है कि इजरायली फोर्स ने आम लोगों के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इसके अलावा एक और वीडियो जारी किया गया है, जिसमें जगह का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन दावा है
कि इजरायली हवाई हमले में कई घर ध्वस्त हो गए और लोग अपनों को मलबे में तलाश रहे हैं। इसके अलावा भी इजरायल के मंसूबों से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें पता चलता है कि नेतन्याहू ग्रेटर इजरायल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वेस्ट बैंक से लगी वो चौकी है जहां आईडीएफ ने मानव रहित बंदूकें स्थापित करने की योजना बनाई है और इस योजना के लिए तैनाती हो चुकी है। एक तस्वीर में आईडीएफ को लेकर दावा किया गया है कि वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में फिलिस्तीन के हक वाले कब्रिस्तान पर भी आईडीएफ ने कब्जा कर लिया और आम नागरिकों की शव दफनाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए आईडीएफ ने बारूद का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इजरायल के रक्षा मंत्री का हिजबुल्लाह का सर कुचलने का ऐलान बताता है कि इजरायली फोर्स हिजबुल्लाह की आड़ में उत्तरी और पूर्वी सीमा के विस्तार के लिए आगे बढ़ रही है, जबकि इजरायल के इन इरादों की मुखालफत दुनिया भर में शुरू हो चुकी है। इनमें एक नाम है बॉब का। इतनी आलोचना के बावजूद ना तो नेतन्याहू के इरादे बदल रहे हैं, ना ही वो अपने मंसूबों को अंजाम देने से पीछे हटना चाहते हैं। इसीलिए गाजा पर कब्जे की कार्रवाई तेज करने के लिए वो नए नए हथियारों का टेस्ट गाजा पर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अमेरिका में रहस्यमय ड्रोन की गुत्थी और उलझती जा रही है और ये संकट अब पहले से कहीं बड़ा हो चुका है। दरअसल एक अमेरिकी रिपोर्ट में ड्रोन्स को परमाणु संयंत्र और पावर स्टेशन के पास देखे जाने का दावा किया गया। सवाल है कि क्या रहस्यमय ड्रोन के जरिए अमेरिका की परमाणु जासूसी की जा रही है और इसके पीछे कौन है, इस रिपोर्ट में देखिए। महज एक हफ्ते पहले तक जिन रहस्यमयी ड्रोन्स ने अमेरिकी शहरों में दहशत मचा रखी थी, वो अब अमेरिकी परमाणु बेस और पावर स्टेशन के आसपास नजर आने लगे। एक हफ्ते में न सिर्फ इन रहस्यमयी ड्रोन्स के दिखने की संख्या दोगुनी हो चुकी है, बल्कि इनकी लोकेशंस भी शहरों से निकलकर एनर्जी स्टेशन और न्यूक्लियर ऊर्जा प्लांट के पास जा पहुंची। अमेरिका की न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन यानी एनआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 10 दिसंबर के बीच कुल 15 रहस्यमयी ड्रोन अमेरिकी परमाणु प्लांट्स के पास नजर आए थे, जबकि 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच 11 ड्रोन यहां देखे गए हैं। सबसे ज्यादा ड्रोन न्यू जर्सी के सैलम काउंटी में देखे गए हैं। यहां एनर्जी स्टेशन और न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास 60 ड्रोन देखे गए। इसके अलावा न्यूयॉर्क शहर में भी एक हफ्ते में 68 लोगों ने ड्रोन देखे जाने की खबर दी है। दावा है कि इन सभी लोगों ने ड्रोन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास देखे थे। रहस्यमयी ड्रोन के इनपुट मिलने के बाद न्यूयॉर्क से लेकर न्यू जर्सी तक कई जगहों पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन लगभग 6 फीट तक बड़े हैं। ये कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स के जरिए परमाणु स्टेशन पर नजर रखी जा रही है। इसके पीछे चीन, ईरान या फिर रूस का हाथ होने का शक गहराता जा रहा है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं। हालांकि रहस्यमयी ड्रोन दिखने की लगभग सभी घटनाएं उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगते शहरों में दर्ज की गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स का ठिकाना यहां समंदर के ऐसे इलाके के आसपास हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए बुरे वक्त का दौर खत्म नहीं हो रहा है। बरसों से कायम सत्ता और हनक जाने के साथ ही असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब खबर आई है कि असद की पत्नी तलाक लेकर ब्रिटेन जाना चाहती है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता गई, देश छूटा, गुरूर टूटा और अब शायद परिवार भी टूट जाएगा। बशर अल असद अपने परिवार के साथ मॉस्को में है। तुर्की और अरब की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि बशर अल असद ने भले ही हालात से समझौता कर लिया हो, लेकिन उनकी पत्नी के लिए यह सब सहन कर पाना मुश्किल हो रहा है।
रिपोर्ट में दावा है कि असद की पत्नी अस्मा ने रूस में तलाक की अर्जी दी है। अस्मा तलाक लेकर ब्रिटेन जाना चाहती हैं। अस्मा के पास सीरिया और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता है। तलाक क्यों हो सकता है, इसे लेकर दो तरह की थ्योरी है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस में असद की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। उन्हें और परिवार को आजादी से घूमने की आजादी नहीं दी गई है। जबकि दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि अस्मा रहने के लिए रूस से ज्यादा बेहतर ब्रिटेन को मानती है।